सभी को आज का सुप्रभात। आज संयुक्ताक्षर की बातें करते हैं, क्योंकि इसके पूर्व मैंने स्वर वर्ण 11 देख लिया। स्वर वर्ण 11, व्यंजन 33। ये था आ से औ तक, और यह था का से हा तक। हा के बाद आता है छात्र, ज्ञ और स्र। छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये 4 अक्षर को संयुक्ताक्षर कहा जाता है, क्योंकि ये चारों अक्षर 2 व्यंजन वर्णों के मेल से बना है। ऐसे तो इसको पलट देते हैं तो यह कार के समान दिखलाई पड़ता है, और इसको झापते हैं तो यह मूर्धन्य श के समान दिखलाई पड़ता है। तो यह बना है क हलंत प्लस मूर्धन्य स। कहीं कहीं पर आप पुस्तक में देखेंगे कि मूर्धन्य श में भी हलंत देकर आ निकाल देता है, लेकिन इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यंजन वर्ण में आ छुपा हुआ रहता है, और जब यहाँ हमने हलंत दिया ही नहीं तो ये आ निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से यह बना है त हलंत प्लस राशि, यह बना है ज हलंत प्लस या से, और स्रा बना है तालव्य श प्लस राशि। हिंदी में कुछ ऐसे वर्ण हैं जो एक से अधिक है। जैसे लीजिए न, तो देखते हैं 2 प्रकार का न होता है, दोनों का अलग नामकरण है। यह टा वर्ग में आता है, अतः इसे टा वर्ग न कहते हैं, और यह ता वर्ग में आने के कारण इसे हम ता वर्ग न कहते। वर्तनी में यह काम देता है। यदि लिखते हैं कान और कोई कह दे वर्तनी करने के लिए, तो कहते हैं क आकार न, यह वर्तनी गलत है। हमको कहना होगा क आकार ता वर्ग न, कान। अगर हम लिखते हैं कान तो कहना होगा क ट वर्ग न। उसी प्रकार से स देखते हैं तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स। तालव्य तालु से उच्चारण होने के कारण नाम है। हम लोग कह देते हैं तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स। यह बिल्कुल गलत। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स। ठीक उसी प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर छ, यह 2 है। एक का वर्ग में आता है, का वर्ग में आता है छ, और दूसरा आप यहाँ देख रहे हैं, तो दोनों का नामकरण भी अंतर होगा। हम इसे कहते हैं का वर्ग छ, का वर्ग में आने के कारण इसे हम कहते हैं का वर्ग छ, और यहाँ पर का प्लस मूर्धन्य स से बनने के कारण इसे कहते हैं कंछ छ। क्या कहते हैं? कंछ छ। त प्लस रा से बना त्र, य प्लस या से बना ज्ञ, और तालव्य श प्लस रा से बना स्र। देखते हैं का भी व्यंजन वर्ण है, मूर्धन्य सा भी व्यंजन वर्ण है, ता भी व्यंजन है,
रा भी व्यंजन है, ज भी व्यंजन है, इया भी व्यंजन है, तालव्य सा भी व्यंजन है और रा भी व्यंजन है। तो संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर का अर्थ ही होता है संयुक्त जोड़ अक्षर। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ। परिभाषा भी यहीं से निकल गया। दो व्यंजन वर्णों के मेल से बने नए वर्ण को संयुक्ताक्षर कहते हैं। यदि आप कॉपी रखे हुए हैं तो इसे नोट कर लेंगे। दो व्यंजन वर्णों के मेल से बने नए वर्ण को संयुक्ताक्षर कहते हैं। तो यहां हम देखते हैं संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर 4 है। उसके बाद आता है दिग्गु व्यंजन। ये दो हिंदी के ही वर्ण हैं लेकिन नए वर्ण हैं। साहित्य में कुछ और वर्ण के अभाव में दिक्कतें आ रही थी, अतः व्याकरणविदों ने उस पर चिंतन मनन करके दो और वर्ण निकाले, जिसको आप पहले पढ़ चुके हैं। ट, ठ, डा, ढा ये अलग वर्ण हैं और यहाँ दिग्गु व्यंजन वर्ण की जो चर्चा कर रहे हैं अलग है। सिर्फ इसी व्यंजन वर्ण के नीचे बिंदु लगाया गया और ये बिंदु लगाने से जो नए वर्ण का निर्माण हुआ उसे व्याकरणविदों ने नाम रखा दिग्गु व्यंजन। परिभाषा अगर देना हो तो हम सीधे देंगे, ड और ढा के नीचे बिंदु लगने से जो नए वर्ण का निर्माण होता है उसे हम दिग्गु व्यंजन कहते हैं। तो दो यहां बढ़ गया, फिर दिग्गु व्यंजन, दिग्गु व्यंजन 2। अब हम टोटल वर्णों को काउंट करते हैं, गिनते हैं। ये हो गया 4, 3 1 4, 4 8, 8 हाथ 2 10, 10 के शून्य वाके हाथ में 1, 3 1 4 1 5। अब तक 50 वर्ण को हम लोग देख लिए। अब उसके बाद आता है अनुनासिक। अनुनासिक जिन वर्णों का उच्चारण नाक और मुंह के माध्यम से होता है, या यूं कहें कि जिन वर्णों के उच्चारण में नाक और मुंह दोनों पर वजन पड़ता है उसे हम अनुनासिक, अनुनासिक वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या 1 है, जिसे आप चंद्रबिंदु कहते हैं। और नीचे है अनुस्वार, जिसके उच्चारण में नाक में कंपन पैदा होता है, या ये कहें कि जिन वर्णों का उच्चारण नाक के माध्यम से होता है उसे अनुस्वार कहते हैं। एक है अनुस्वार। कुछ व्याकरणवेत्ताओं ने इन दोनों वर्णों को एक साथ रखकर अयोगवाह की संज्ञा दिया। यदि कोई पूछे अयोगवाह कितने होते हैं तो अयोगवाह की संख्या 2 है। इन दोनों वर्णों को यहां अब हम जोड़ देते हैं। अनुनासिक 1 और अनुस्वार 1, यानी अयोगवाह 2। अयोगवाह 2, तो टोटल वर्ण आ गया 52। यानी कोई प्रश्न पूछ दे कि वर्णों की कुल संख्या कितना है तो हम बताएंगे 52। इसके अतिरिक्त कंपटीशन आज टफ होता चला जा रहा है। कहां से कौन सी क्वेश्चन पूछा जाएगा नहीं कह सकते हैं, तो इससे अतिरिक्त भी कुछ चीजों की जानकारी रखनी चाहिए।
एक होता है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन यहाँ देखिए, एक ही व्यंजन वर्ण दो बार आया है, लेकिन एक वर्ण संयुक्त है, कहीं भी हलंत लगा हुआ है। हलंत के पहले भी परिभाषा मैंने बताया था कि व्यंजन वर्णों को संयुक्त रूप देने में जो समस्या उत्पन्न होती है, उस समस्या का जो हल कर देता है उसे हम हलंत कहते हैं। तो जहां पर एक ही व्यंजन वर्ण एक से अधिक बार आ जाए, यहाँ देखिए यदि डा में हलंत नहीं रहता तो डा के बाद डा व्यंजन नहीं कहलाता, क्योंकि डा में आ छुपा हुआ है। डा प्लस आ के बाद फिर डा आता, यानी व्यंजन के बाद स्वर और स्वर के बाद व्यंजन आता। परंतु यहाँ पर हलंत है, तो हलंत में से आ निकला हुआ है, डा के बाद पुनः डा, फिर है आकार। अगर इसको आगे तोड़ेंगे तब आएगा आ। तो यहाँ पर दो व्यंजन वर्णों का लगातार मेल है। यदि दो या दो से अधिक व्यंजन वर्ण एक ही व्यंजन वर्ण लगातार आ जाए तो उसे हम कहते हैं व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहते हैं। यदि एक ही व्यंजन वर्ण दो या दो से अधिक बार आता हो तो उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। लेकिन आगे देखिए व्यंजन गुच्छ। आपने वर्णमाला और वर्ण कुंज में अंतर देखे थे। वर्णों के क्रमशः समूह को मैंने बताया था वर्णमाला, और वर्णों के मेल को बताए थे वर्ण कुंज। यानी का, खा, या, पा, टा वर्ण कुंज कहलाएगा। लेकिन लगातार दो या दो से अधिक वर्ण को लिख देते हैं तो वह वर्णमाला कहलाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर एक ही अब व्यंजन वर्ण नहीं, भिन्न भिन्न व्यंजन वर्ण यदि दो या दो से अधिक बार लगातार आ जाए तो उसे हम व्यंजन गुच्छ कहते हैं। देखिए यहाँ संयुक्त च है और उसके बाद फिर छ है, दो व्यंजन वर्ण लगातार आया है। यहाँ भी देखिए काला संयुक्त है, का और ला दोनों व्यंजन वर्ण है। यहाँ पर देखते हैं तीन लगातार व्यंजन वर्ण है। यदि हम इसका वर्ण विच्छेद भी करते हैं तो देखते हैं म हलंत प्लस त हलंत प्लस दंत स हलंत प्लस या हलंत प्लस आ। हम यहाँ तक चार तक देखते हैं कि चारों एकदम लगातार है, जो कि आ गया है व्यंजन वर्ण। तो जहां पर दो या दो से अधिक व्यंजन वर्ण लगातार चला जाता है तो उसे हम कहते हैं व्यंजन गुच्छ। इस तरह से वर्ण में हमने सीखा वर्ण की परिभाषा, वर्ण का भेद, भेद का परिभाषा। उसके बाद फिर वो है जो कि सीख लिए संयुक्ताक्षर, द्वितीय व्यंजन। अभी और भी है अल्पप्राण, महाप्राण, घोष और अघोष। ये अगले चैप्टर में कल हम पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ और भी वर्ण चैप्टर में बाकी है, उसे मैं बता रहा हूँ। एक है सुर लहर, जिसका दूसरा नाम है अनुतान। आप लोग गाना सुनते होंगे तो गाना में देखते होंगे कि आवाज कहीं ऊंच होती है तो कभी नीच, कभी आवाज में कठोरता रहता है तो कभी आवाज में नरमी रहता है। इसी क्रिया को अनुतान कहा जाता है, जिसे व्याकरणविदों ने परिभाषित किया। ध्वनियों के उच्चारण में जो उतार और चढ़ाव होता है उसे हम अनुतान कहते हैं।
ध्वनियों के उच्चारण में उतार और चढ़ाव होता है, उसे अनुतान कहते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण संगीत है, कविता है। कविता तो देखा जाता है कि लोग कहानी की तरह पढ़ लेते हैं, लेकिन कविता को ही संगीत की भांति ही पढ़ना चाहिए। दूसरा में है स्वराघात, जिसे भी हम दो नाम से जानते हैं, स्वराघात अथवा बलाघात। देखते हैं कहीं कहीं पर जब वाक्य में कुछ ऐसा शब्द आ जाता है जो वजन पैदा कर देता है। जैसे हम कहें मैं पटना जाऊंगा, वाक्य बिल्कुल साधारण है, लेकिन यही कहे मैं भी पटना जाऊंगा, तो इस वाक्य में ही आकर वजन पैदा कर दिया। इसका मतलब हुआ कि घर के आपके अभिभावक पटना जा रहे हैं और आपको ले जाना नहीं चाह रहे हैं, और आप इस प्रकार से उनको जकड़ लिए हैं कि अगर हमको आप ना ले जाएंगे तो आपको भी हम जाने नहीं देंगे। अतः मैं भी पटना जाऊंगा, इस वाक्य में जो भी आ रहा है यह बल दे रहा है, अतः भी को बलाघात कहते हैं। तुम सा बालक नहीं देखा, यहाँ वाक्य में देखते हैं सा वाक्य पर वजन दे रहा है। हालांकि यह दो प्रकार का होता है, एक शब्दा बलाघात होता है और दूसरा वाक्या बलाघात। जैसे हम कहते हैं वालक, वालक, तो यहाँ देखते हैं का पर हल्का बल ज्यादा पड़ता है, तो जब किसी वर्ण पर भी विशेष बल पड़ता है तो इसे हम शब्दावलाघात कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यह याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि बलाघात कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, शब्दावलाघात, शब्दावलाघात में वर्ण पर वजन पड़ता है, और वाक्यावलाघात यहाँ पर शब्द पर वजन पड़ता है। मैं भी पटना जाऊंगा, तुम सा बालक नहीं देखा, तूने ही पीटा है, तो यहाँ पर ही शब्द वाक्यावलाघात है। और तीसरा है संगम। इसकी भी संगम जानने के लिए हमें विराम चिन्ह जानना होगा। हालांकि विराम चिन्ह की भी मैं बातें करूंगा, लेकिन इतना तो सब देखते हैं कि जब कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उस पैराग्राफ के बीच में कई प्रकार का विराम चिन्ह आता है। कहीं पूर्ण विराम आता है, कहीं पर अर्ध विराम आता है, कहीं पर अल्प विराम आता है, कहीं एकहरी उद्धरण चिन्ह आता है, तो कहीं दोहरी उद्धरण चिन्ह आता है, तो कहीं पर देखते हैं कि लुप्ताकार चिन्ह आता है। जब एक ही पैराग्राफ में एक से अधिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तो हिंदी साहित्य में उसे संगम कहते हैं। प्रायः संगम का अर्थ सीधे जानते हैं, जहां दो या दो से अधिक नदियों का मिलन स्थल होता है उसे संगम कहते हैं। लेकिन साहित्य में है कि ध्वनियों के उच्चारण में जो ठहराव की स्थिति उत्पन्न होता है उसे हम संगम का। कुछ हम वर्ण विच्छेद देख लेते हैं, जैसे चक्रव्यूह। तो च कहने पर आ आता है अ प्लस क्र, कर आ, क हलंत प्लस र हलंत प्लस आ। उसके बाद देखते हैं ओवा है, ओवा संयुक्त है, इससे स्वरवर्ण निकला हुआ है। उसके बाद है य हलंत प्लस यू उ,
तो वो दो प्रकार के होता है, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व से निकला ह्रस्वकार, दीर्घ से निकला दीर्घकार। यहाँ दीर्घ है, इसका मतलब यहाँ है दीर्घ प्लस ह प्लस अ। चक्रव्यूह कर्मा क हलंत प्लस आ प्लस जिन अक्षर पर रेफ रहता है उसका उच्चारण उसके पहले र के रूप में होता है। तो माँ पर रेफ है, इसका मतलब र यहाँ आ गया, प्लस माँ हलंत प्लस आ हो गया कर्मा। प्रकार प्र पर आ प प्लस र प्लस आ प्र। आकार तो यहाँ लिख देंगे क हलंत प्लस आ प्लस र हलंत प्लस आ। उसी प्रकार से है कंचन। अब इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ कुछ समझने योग्य है। कंचन का हलंत प्लस आ। अब यहाँ देखिए, अनुसार को प्राय लोग ना सीधे समझ जाते हैं, लेकिन अनुसार में 5 अक्षर रहता है, क ख र घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ र ढ त वर्ग न, त वर्ग न, प फ व भ म। ये 5 अक्षर अनुसार के रूप में रहता है। प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर जिसे हम पंचमाक्षर कहते हैं वही अनुसार के रूप में छुपा रहता है। लेकिन कहाँ पर कौन सी अक्षर है, इसका परखने का तरीका है। जिस अक्षर पर अनुसार है उसके बाद के अक्षर को देखना चाहिए कि वह किस वर्ग का है। तो उसके बाद का अक्षर च वर्ग है, तो च वर्ग का 5वां अक्षर है च छ ज झ इय। इसका मतलब यहाँ पर न नहीं बल्कि इय छुपा हुआ है। हम यहाँ पर देखें इय हलंत प्लस च हलंत प्लस अ प्लस न हलंत प्लस अ। फिर उसी प्रकार से उद्योग ह्रस्व प्लस उद्य द आता है, द उद्य यो य हलंत प्लस ओ प्लस ग हलंत प्लस अ। उद्योग यहाँ द या संयुक्त है, ह्रस्व द या संयुक्त ओकार ग, जिसे हम लिखते हैं ओ द यो अग। उद्योग इस तरह से। विद्यालय विद्यालय वि द या लय विद्यालय, इसी को लिखा हुआ रहता है वी यहाँ द और इसी द में य आकार ल य विद्यालय। धर्मा ध हलंत प्लस अ प्लस र हलंत प्लस म हलंत प्लस आ धर्मा। क्षमा, यहाँ देखिए छ संयुक्ताक्षर आ गया। यदि लिख देते हैं छ हलंत प्लस आ तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसीलिए संयुक्ताक्षर में छ को मैंने बताया कि यह बना है क प्लस मूर्धन्य स से। तो क प्लस मूर्धन्य स आ प्लस म हलंत प्लस आ। उसी प्रकार से श्रावण
स्र जो है संयुक्ताक्षर है, तालव्य श प्लस र से बना है। अ प्लस ओ हलंत प्लस अ प्लस ट वर्ग न हलंत प्लस अ। छात्र छ हलंत प्लस आ प्लस त्र संयुक्ताक्षर है, त हलंत प्लस र हलंत प्लस आ। इस प्रकार से वर्ण विच्छेद किया जाता है। आज की बातें मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगले दिन मैं घोष, अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण बताऊंगा।